जब पुलिस ने भी एक मर्डर केस को गुमशुदगी का केस मान करके रजिस्टर के शांत बैठ गई थी और लेकिन उस जिस शख्स का मर्डर हुआ था उसके पिता ने पुलिस थाना का इतना चक्कर लगाया, पुलिस वालों पर इतना दबाव बनाया कि उस केस का इन्वेस्टिगेशन जो है मर्डर केस के रूप में करना पड़ा और तब जा कर के उस केस पर से पर्दा उठा कि दरअसल वह गुमशुदगी का केस नहीं था, एक साजिश थी और उस वारदात को अंजाम देने के लिए एक साजिश रची गई थी और उसका कत्ल हुआ था। नमस्कार, मैं हरेंद्र और आज कहानी आप सुन रहे हैं बिहार की राजधानी पटना की। और यह कहानी है 6 फरवरी 2022 की। पटना में एक एयरपोर्ट हवाई अड्डा बोल करके एक थाना लगता है। यह घटना उसी थाना क्षेत्र के अंतर्गत की है। उस थाना क्षेत्र में एक लोकेलिटी है मुरली चक्र जगदेवपत। वहीं पर एक औरत अपने पति के साथ रहा करती थी, जिस औरत का नाम था खुशी देवी और उसके आदमी का नाम था धीरज कुमार। 6 फरवरी 2022 को खुशी देवी का पति जो धीरज कुमार उस एयरपोर्ट हवाई अड्डा थाना में जाकर के अपनी पत्नी की गुमशुदगी का रिपोर्ट दर्ज कराता है। पुलिस उस गुमशुदगी का रिपोर्ट को दर्ज कर लेती है और यही बोलती है कि आप भी खोजते रहिए, हम लोग भी खोज रहे हैं। और पुलिस, जैसा कि गुमशुदगी का केस में पुलिस का रवैया रहता है, शुरू में पुलिस यही मानती है कि जो बालिक है वो कहीं चल गए होंगे अपने मन से और कुछ समय के बाद वापस आ जाएंगे। तो इस केस में भी पुलिस का रवैया वही था। पुलिस ने केस दर्ज करके खुशी देवी के पति धीरज कुमार को यही बोला कि आप भी खोजते रहिए अपने लेवल पर, हम लोग भी तहकीकात कर रहे हैं। कुछ दिन बीत जाते हैं लेकिन पुलिस जांच करती है, लेकिन पुलिस को कुछ सुराग मिलता नहीं है। समय बीतते जाता है। कुछ दिनों के बाद 10-15 दिनों के बाद जो है खुशी देवी के जो पिता रहते हैं मिथिलेश सिंह, वह एयरपोर्ट हवाई अड्डा थाना पहुंचते हैं और अपनी बेटी के केस का जानकारी प्राप्त करते हैं। तभी वह एयरपोर्ट हवाई अड्डा जो थाना रहता है, वहाँ के जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर रहते हैं इस केस का, उनको यह बताते हैं कि मेरी बेटी का गुमशुदगी नहीं हुआ है, बल्कि वह उसका मर्डर हुआ है। और यह भी जानकारी देते हैं कि 4 तारीख के करीब में मेरी बेटी का कत्ल हुआ और उसके बाद से रिपोर्ट दर्ज जो 6 तारीख को उसके पतिदेव धीरज कुमार ने जो रिपोर्ट दर्ज कराया है, उस थाना में आने के पहले उसने अपने पूरे घर की साफ़ सफाई की है, यहाँ तक कि गाड़ी को भी धुलवाया है अच्छी तरह से। तो आप प्लीज़ इस केस को इन्वेस्टिगेशन करिए और धीरज से पूछताछ करिए ताकि मेरी बेटी का पता चल सके कि उसने मेरे बेटी के साथ क्या किया। ये इतनी सारी बात बताने के बाद भी पुलिस ये जब बोलती है कि आपके पास क्या आधार है, क्या ऐसा कुछ सबूत है कि आप जो है धीरज पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं, तब उसके पिता जो मिथिलेश कुमार रहते वह बताते हैं कि मेरी बेटी के साथ काफ़ी महीनों से धीरज जो है मारपीट करता था। वह फ़ोन में हम लोगों को यह सारी बातें बताई थी और हम लोगों को शक ही नहीं है बल्कि पूरा कन्फर्म है कि जो धीरज ने ही मेरी बेटी को कहीं गुम कर दिया है। लेकिन पुलिस यह सारा बात सुनने के बाद और रिपोर्ट में लिखने के बाद जो कंप्लेन तो उसके पिता से ले लेती है धीरज के अगेंस्ट में, लेकिन कुछ खास इन्वेस्टिगेशन करती नहीं और वैसे ही जैसा सुस्त रवैया रहता है गुमशुदगी का केस में, बालिक का केस में, वैसे ही सुस्त रवैया पुलिस अपनाए रहती है। और खुशी देवी के पिता जो मिथिलेश सिंह रहते हैं वह लगातार पुलिस के टच में रहते हैं, थाना जाते हैं और जो आला अधिकारी रहते हैं उनके चक्कर लगाते रहते हैं। तब जा कर के पुलिस जो है धीरज के घर पहुंचती है इन्वेस्टिगेशन करने के लिए और उसके सारे घर का मुआयना करती है और जो कार उसका रहता है उस कार का भी वह निरीक्षण करती है, लेकिन कुछ सबूत नहीं मिलता। पुलिस फिर घर आ जाती है, क्योंकि अगर 6 तारीख को जब उसने रिपोर्ट दर्ज कराया था, पुलिस जो उसके घर जा कर के इन्वेस्टिगेशन भी कर रही है तो लगभग 1 महीने के बाद और उसके खुशी देवी के पिता के बार बार रिक्वेस्ट करने के बाद, जो आला अधिकारियों का पैरवी करने के बाद जो है पुलिस लगभग 1 महीना का टाइम ले लेती है। 1 महीना लगा देती है इस केस को धीरज के घर जाने में और इन्वेस्टिगेशन करने में। तो इतने दिनों में जाहिर सी बात है कि कोई भी सबूत जो कातिल रहेगा वह छोड़ेगा नहीं। और यहाँ इस केस में तो खुशी देवी के पिता जो मिथिलेश सिंह थे वह खुद आगे से बोल रहे थे कि धीरज जो रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए जब थाना में आया था, यहाँ आने का पहले उसने सारे सबूत को मिटा दिया है, सारा घरों का सफाई किया है, कार का भी सफाई करवाया है, धुलवाया है। तो जाहिर सी बात थी यहाँ को सबूत मिलने वाला था नहीं। फिर भी जो खुशी देवी के पिता जो है वह लगे रहे और जो इलाके के नेता लोग थे उन लोगों को लेकर के थाना जाते थे कि ताकि मेरी बेटी का जो है इन्वेस्टिगेशन सही तरीके से हो। और यह रिक्वेस्ट कर रहे थे कि आप एक बार जो धीरज का घर है, उसका जो गाड़ी है, उसका फॉरेंसिक एक्सपर्ट से जांच करवा ली। थाने में पुलिस वाले चेंज होते रहे लेकिन खुशी देवी के पिता जो है वह थाना जाते रहे, रिक्वेस्ट करते रहें और अपने लेवल से जो हैं वह नेता हो या फिर आला अधिकारी हो उससे मिलते रहें इस केस पर, ताकि जो लोकल थाना है, एयरपोर्ट थाना, हवाई अड्डा जो थाना है, वहाँ के उस थाना के जो इंस्पेक्टर हैं
जो लोग हैं उन लोगों पर अपनी बेटी का इन्वेस्टिगेशन करने का दबाव बना सके, तब वो जो है पुलिस वाले भी देखते हैं कि यार यह बुज़ुर्ग आदमी बराबर थाना में आता है और अपने बेटी का केस के बारे में हमेशा जानकारी लेते रहता है, तो वह भी सोचे कि चलो एक बार इस केस का इनके जो बात बोल रहे हैं कि इनका जो पति है, इनके बेटी का जो पति है धीरज कुमार, उसके घर का एक बार फोरेंसिक एक्सपर्ट से जांच करवा लिया जाए। पुलिस जो है फोरेंसिक एक्सपर्ट को ले करके धीरज का घर पहुंचती है और फिर जो है छानबीन और इन्वेस्टिगेशन वहाँ पर जो है फोरेंसिक एक्सपर्ट जो है शुरू करते हैं। लगभग 5 महीना जो है पुलिस को लग गया रहता है फोरेंसिक एक्सपर्ट को ले जा करके धीरज का घर और उसके कार का इन्वेस्टिगेशन कराने में, ताकि कोई सबूत मिल सके। फोरेंसिक एक्सपर्ट जो रहते हैं उन लोगों के लिए इस तरह का जो केस है कोई नया नहीं है, इससे भी पुराना केस जो है लोग इन्वेस्टिगेट किए रहते हैं, उन लोग को मालूम रहता है कि किस तरह से सबूत मिल सकता है। तो 5 महीना होने के बावजूद भी उस घर में कुछ सबूत तो मिला नहीं, लेकिन जो पलंग के नीचे आमतौर पर बहुत सारे घरों में ऐसा रहता है कि जो पलंग का जो चारों पावा रहता है, उस पावा के नीचे कुछ लोग पलंग को ऊंचा करने के लिए ईंटें लगा देते हैं। उन्हीं ईंटों के जो छेद होते हैं, उन छेदों से जब फोरेंसिक एक्सपर्ट ने नमूना लिया और जो घर का डोरमेट होता है उसके जो रेशे रहते हैं वहाँ पर भी कुछ ब्लड स्टेन दिखा, उसको भी फोरेंसिक एक्सपर्ट ने अपने नमूनों के रूप में वहाँ से लिया उस रेशों को, और फिर जो है इसका एग्जामिन करने के लिए भेज दिया। बाद में यह पता चला कि डोरमेट के रेशों से और ईंट के जो छोटे छोटे छेद रहते हैं उससे जो ब्लड स्टेन मिला था उसका डीएनए निकाला गया, और फिर जो खुशी देवी के पिता थे मिथिलेश सिंह, उनका जो है डीएनए लिया गया और फिर दोनों को मैच किया गया, तो पता चला कि जो है वह जो ब्लड मिला है वह खुशी देवी का ही है, क्योंकि डीएनए जो है वह मिथिलेश सिंह से मैच कर जाता है। तो यह बात जाहिर हो जाती है कि उस घर में ही खुशी देवी का कत्ल हुआ है, तभी जा कर के उसका खून जो है डोरमेट पर 5 महीने के बाद भी मिला, और पलंग के नीचे जो पत्थर रहते हैं पलंग को ऊंचा करने के लिए जो रखा जाता है, उन ईंटों के छोटे छोटे छेद में भी जो फोरेंसिक एक्सपर्ट ने जो नमूना लिया था वह भी खुशी देवी के ही ब्लड स्टेन थे। अब पुलिस के पास सबूत भी था और सारा रिपोर्ट भी था। उसके बाद पुलिस जो है धीरज को उठाती है, गिरफ्तार करती है, थाने ले जाती है। शुरू में तो धीरज ने पुलिस को गुमराह करने का कोशिश करता है, लेकिन फिर जब पुलिस कड़ाई से पूछताछ करती है और सारा जो सबूत उसके घर से फोरेंसिक ने उठाया था उसका जो रिपोर्ट दिखाती है, तो अंत में धीरज टूट जाता है और फिर वह पुलिस के सामने खुशी देवी यानी अपनी पत्नी के कत्ल का जुर्म कबूल करता है। पुलिस जब यह पूछती है कि आखिर तुमने खुशी देवी अपनी पत्नी का कत्ल क्यों किया, तब वह धीरज बताता है कि उसको शक था कि उसकी पत्नी खुशी देवी जो है हमेशा किसी मर्द से फ़ोन पर बात किया करती थी। पुलिस ने उसके शक का आधार को कंफर्म करने के लिए खुशी देवी का फ़ोन नंबर भी लेती है, फिर उसका सीडीआर और कॉल डिटेल्स सारा चेक करती है, तो पता चलता है कि वो अपने एक रिलेशन में ही एक लड़के से आदमी से बात करती थी। वो उसका पारिवारिक सदस्य ही था, वो उसी से वह बात करती थी। तो ऐसा कुछ पुलिस को कंफर्म रूप से कुछ सबूत नहीं मिला कि जिसमें यह बोला जा सके कि खुशी देवी जो थी वह एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर या फिर अवैध संबंध की और थी। लेकिन यह बात कंफर्म हुआ कि जो धीरज को शक था, वह शक जब पुलिस ने इन्वेस्टिगेट किया तो वह कोई जिस व्यक्ति से वह बात करती थी, जिस आदमी से, वह उसका परिवार मतलब उन लोगों का पारिवारिक सदस्य ही था और उसी से वह बराबर बात किया करती थी। लेकिन धीरज के शक ने उसको अपने पत्नी का खुशी देवी का कत्ल करने के लिए मजबूर किया और वह उस शक के जाल में फंसते चला गया और अपने पत्नी का जो है कत्ल का साजिश रचा। उसके बाद धीरज ने बताया कि किस तरह से उसने कत्ल किया। घर में ही एक रोज़ अपनी पत्नी का कत्ल करता है और उसके बाद जो कत्ल करने के बाद जो है वह उसके लाश को ठिकाने लगाता है। वह उसके लाश को किस तरह से ठिकाने लगाया, कहाँ पर ठिकाने लगाया है, ये अभी पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है और इसके बारे में ना ही न्यूज़पेपर में और ना ही पुलिस ने कुछ बात बताया है। लेकिन यह कंफर्म हो गया है कि जो धीरज कुमार था उसी ने अपने पत्नी खुशी देवी का कत्ल किया है। लगभग 6 महीने के बाद जो है पुलिस धीरज कुमार को गिरफ्तार कर लेती है, उसको जेल भेज देती है। और यहाँ पर एक बात यह सामने आई कि जिस दिन धीरज को कत्ल करना था वह कत्ल करने का पहले सारा साजिश रच चुका था, इसीलिए उसने अपने बेटे और अपने माँ यानी खुशी देवी का जो सास रहती है उसको और अपने बेटे को किसी रिश्तेदार के यहाँ पर भेज देता है और उसके बाद फिर अपने साजिश को अंजाम देता है। इस केस में आपको यह बताते चले कि जब पुलिस ने उसके घर का इन्वेस्टिगेशन किया था और उसके पिता ने जब पुलिस पर बहुत दबाव बनाया था कि उस मेरी बेटी का कत्ल जो है मेरे दामाद ने ही किया है, तो
पुलिस को कोई सबूत नहीं मिलता उसके घर का इन्वेस्टिगेशन करने के बाद भी, तब पुलिस ने इस केस में नार्को टेस्ट भी धीरज का किया था, जो कि पटना एम्स में धीरज का नार्को टेस्ट हुआ था। लेकिन उसने नार्को टेस्ट में भी वह सफल हो पाया अपने गुनाह को छिपाने में। उसका नार्को टेस्ट जो हुआ था वो एकदम नॉर्मल जो रिपोर्ट आया था, कहीं भी कोई सबूत नहीं मिल पाया। नार्को टेस्ट का जो रिपोर्ट था वो एकदम नॉर्मल था, कोई भी मतलब उसमें सबूत नहीं मिला था। तो एक तरह से धीरज का जो किस्मत था उसको काफ़ी बचाने का कोशिश किया। लेकिन एक पिता जिसको मालूम था, जिसको कंफर्म था कि उसके बेटी का कत्ल उसके दामाद ने ही किया, उसने थाने का बार बार चक्कर लगा करके, आला अधिकारियों का बार बार चक्कर लगा करके, बार बार विनती करके जो है अपनी बेटी का केस को कंटिन्यू रखाया, क्लोज़ नहीं होने दिया। और पुलिस पर इतना दबाव बनाने में सही तरीके से सफल रहा कि ताकि पुलिस जो है उसके घर भी गई, इन्वेस्टिगेशन भी की, फिर भी कुछ नहीं मिला। तो फिर उसके बाद पुलिस ने नार्को टेस्ट किया, फिर भी कोई सबूत नहीं मिला उसके दामाद के अगेंस्ट में। तब जा कर के पुलिस ने फॉरेंसिक एक्सपर्ट को उतारा और उसके बाद फिर जो है ईंट के छिद्रों ने और डोरमेट के रेशों ने धीरज कुमार का जो गुनाह, जो साजिश है, उससे पर्दा हटाया। तो यहाँ पर खुशी देवी के जो पिता थे मिथिलेश सिंह, काबिले तारीफ़ है कि अपनी बेटी के जो गुनाहगार था उसको उसके अंजाम तक पहुँचाने में मतलब सबसे बड़ा रोल, सबसे बड़ा इम्पॉर्टेंट रोल जो है, महत्वपूर्ण रोल जो है उसी पिता की है, जिसने अपने बेटी के कत्ल का जो हत्यारा था उसको पुलिस से गिरफ्तार करवाया और सलाखों के पीछे पहुंचाया। ऐसे ही किसी कहानी के साथ फिर हम लोग कल मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।